वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम पे हम तफसील से बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, और इसी हवाले से न सिर्फ जो तबाही हुई है बल्कि साथ साथ अब जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उन हवाले से भी। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब, इधर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो शदीद ही रही हैं। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की ही सिर्फ बात करें, जहाँ ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों में हम कह सकते हैं कि हमें नज़र आई है जो तबाही हो रही है, वहाँ स्वात, दीर, टांग के अंदर भी अब सैलाब के जो रेलें हैं उनके बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो तबाही है उसका अगर हम जिक्र करें तो अब तक जो हुकूमत की तरफ से नंबर सामने आए हैं तो कहा जा रहा है कि 1000 के करीब जो हैं हलाकतें हुकूमत उनकी बात करिए, 930 से ज़्यादा का नंबर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम तबाहशुदा घरों का जिक्र करें तो वो 7 लाख के करीब है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल, डैम, इस तरह की भी तबाही, उनका हम जिक्र पहले भी करते रहे हैं जब ये शुरू में सैलाब की सी सूरत हाल हमें देखने को मिली, ख़ास तौर बलूचिस्तान में भी। मगर अब ये भी कहा जा रहा है कि सैलाब की वजह से जो कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है, जो निज़ाम है, वो भी बुरी तरह से दरहम बरहम हो चुका है, और इसकी वजह से न सिर्फ लोगों को राब्ता करने में दुश्वारी हो रही है बल्कि ऑब्वियसली रिलीफ के भी जो एफर्ट्स हैं और कोशिशें हैं उनके लिए भी मसला हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सैलाबी सूरत हाल की वजह से 2 सूबों में गैस और बिजली का जो निज़ाम है वो भी बैठ गया है। बलूचिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद और बारिशें होंगी और वहाँ जो सैलाबी सूरत हाल है वो मज़ीद संगीन होने का ख़दशा है। मुतासरा इलाकों में जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं वो जारी तो हैं, मगर ऑब्वियसली अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इनको बेहतर कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत कैसे है, कितनी है, कोऑर्डिनेशन हो भी रही है कि नहीं, और ऑफ कोर्स वो अहम सवाल जिसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे हैं और एक दफ़े फिर इस सैलाबी सूरत हाल में करने की ज़रूरत है, और वो है क्लाइमेट चेंज। कितना जो आज की इस वक्त ये सूरत हाल है इसका ताल्लुक़ जो है वो क्लाइमेट चेंज से है, उसका ज़िक्र बहुत होता है, मगर अभी तक जो उस हवाले से हमें पॉलिसीज़ चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसका फुक़दान अभी तक क्यों मौजूद है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद आयशा खान साहिबा, माहिर माहौलियात हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं इन सारे मामलात पे। ऑब्वियसली आई जस्ट कीप थिंकिंग कि हमने शायद कुछ अरसा पहले ही गुफ्तगू की थी, तो तब आपने ये जिक्र भी किया था कि इस दफ़े हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि बारिशें ज़्यादा होंगी या कम होंगी, और ज़्यादा और कम हुई तो कितनी होंगी। तो अब सूरत हाल हमारे सामने है। हाउ आई थिंक सवाल का जवाब तो शायद अब सबको मालूम ही हो, मगर फिर भी पूछना बहुत ज़रूरी है। Why were we so ill prepared? आरफा, वन इज़ लेफ्ट स्पीचलेस कि हमें ये तो पता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। हम पाकिस्तान में कितने अरसे से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के पहले ममालिक में से था जिसने अपनी एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई, उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में सारी चीज़ें लिख दी। पॉलिसी हद तक तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद 2012 से लेके या 13 से लेके जब इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बन चुका था, उस पर अमल कितना हुआ है। उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ, हमने उस पर कमीशन बिठा दिया, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो मसला हमारा ये हो जाता है कि पॉलिसीज़ के हद तक तो हम बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बना देते हैं, स्टेटमेंट्स भी हम बड़ी अच्छी दे देते हैं, लेकिन उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो यही वजह है कि हम आज ये सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने थ्रेट्स रिकग्नाइज किए थे, एक तो ये चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर फोरम पे जाके ये कहता है कि हम 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में से एक नजर आ रहा है कि कभी हम 8th होते हैं, कभी हम 5th होते हैं। तो इसका ये मतलब है ना कि फिर आपको उसके ऊपर क्या करना है। सिर्फ ये स्टेटमेंट कह देने से तो मसले का हल नहीं होता। अगर आप वल्नरेबल हैं तो आपको अपनी वल्नरेबिलिटी को असेस भी करना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज जिस पेस से हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है उसको कोई भी
प्रिडिक्टिवली आपको सर्टन वो नहीं कह सकता कि इतनी बारिश होगी, इस जगह होगी, ये नुकसान होगा, लेकिन आप कुछ अपनी असेसमेंट करते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ को फिर आप बजट सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ सिर्फ कागज़ की हद तक तो नहीं रह सकती, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट सपोर्ट चाहिए, लोग रिसोर्सेज चाहिए। तो वो पूरा जो सारा सिस्टम है वो फिर बैठ जाता है, उस पर आगे कोई काम नहीं करता। एनडीएमए के पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रोविंशियल जो हैं उनके पास नहीं है, और इसको असल में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि आपने जो मैनेजमेंट करनी होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो डिस्ट्रिक्ट डीडीएमएज अभी तक नहीं बने। फिर जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी कहा था कि 2010 के बाद सूबों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फेडरेशन और सूबों के दरमियान, तो आप किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? क्योंकि फेडरेशन को हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को कितनी देर तक या किस हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्योंकि अगर आप उनकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखें तो उनका काम है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रेटिफाई और साइन कर देना। उसमें वो जो कमिटमेंट्स करके आते हैं, चाहे वो डीआरआर हो या वो मिटिगेशन की हो, एडेप्टेशन की हो, जो भी हो, उनको इम्प्लीमेंट तो सूबों ने करना है। तो जब सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, और फिर कुछ सूबे आप देखें, सूबों की आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और दूसरी चीज़ आरफा, हमारे सूबे इवनली डेवलप्ड नहीं है ना। बलूचिस्तान इतना डेवलप नहीं है जितना पंजाब है। तो आप अगर सूबों को देखें कि उनके अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, उसमें भी उन्होंने कहाँ तक अपने बजट में क्लाइमेट कोडिंग की हुई है कि हम इतना पैसा एडेप्टेशन या मिटिगेशन पे। और मैंने पिछली दफ़ा भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि हम ये कहते रहते हैं कि हम वल्नरेबल हैं, लेकिन हमने अभी तक अपना एडेप्टेशन प्लान नहीं बनाया। सही, तो एक तो हमें यही नहीं मालूम कि करना क्या है अगर हम पॉलिटिकल विल हो भी। लेकिन हम इस सारे मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। मुल्क भर में इमरजेंसी काफ़ी इलाकों में डिक्लेयर हो चुकी है, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी परेशान कुन हैं। और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आयशा खान साहिबा, माहिर माहौलियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं गालिब निहाद साहब, हमारे नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ के क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वसीम शमसी साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ सक्खर। वेलकम टू द शो वसीम साहब। जी वसीम साहब, आपसे बात करेंगे। बताइए इस वक्त सिंध में क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा मसला है, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, कुछ हमें तफसीलात बताएं। पूरे सिंध में इमरजेंसी नाफिज है। कराची से लेके कश्मीर तक सिंध कहलाता है। ज्यादा सूरत हाल जो है अपर सिंध की खराब है, जिसमें कनकोट, कश्मीर, जैकोबाद, खैरपुर, सक्खर, घोटकी, नवाबशाह वगैरह आते हैं। इस वक्त मैं आपको सक्खर और उसके सराउंडिंग के तमाम हालात बताऊं जो गिरदो नवा के हैं, कि बारिश 10 दिन से कंटिन्यूस हो रही है एक बगैर वक्फे के, और सेपको ने बर्बादी की हुई है। लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही। म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटीज टोटल फेल हैं। सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए पानी साफ किया जा रहा है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से। आपको फुटेज भी मैं कई दफा भेज चुका हूँ और लग रही है। इस वक्त रोड़ी शहर का ये हाल है कि यहाँ के मिनिस्टर्स भी सभी रोड़ी के हैं। इस वक्त सारे सरकारी अदारे उसमें डूबे हुए हैं। सिर्फ वीआईपीज के घरों को साफ किया जा रहा है। यही हाल पन्नोआखिल, घोटकी, मीरपुर माथेलो, डहर की, जहाँ सारी इंडस्ट्रीज हैं, एंग्रो इंडस्ट्रीज हैं, दीगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर के कारखाने, सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। गवर्नमेंट सिर्फ प्रोटोकॉल में लगी हुई है। और सबसे ज्यादा सूरत हाल सक्खर में बाईपास से बच्चल शाह मियानी और क्वींस रोड, नश्तर रोड, जो तमाम तिजारती मरकज है, उसके बहुत बुरे हालात हैं। कोई यहाँ सूरत हाल नहीं है। सिर्फ वीआईपी कल्चर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लोगों को हम गुस्सा यह है कि 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर आते हैं और दानिस्ता तौर पे उन लोगों को देते हैं जो फोटो सेशन कराने के माहिर हैं। बाकी आम आदमी को कोई सहारा, कोई राशन, कोई चीज नहीं मिल रही। तमाम सूरत हाल से अखबारात भी आ गए हैं, तमाम चैनल को भी आप। वसीम साहब, ये बताइएगा कि जो लोकल इंतजामिया है, कहीं वो एक्टिव है? कोई जो ये हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या वो कहीं काम करती हुई लोगों की मदद कर रही हैं? जो लोग घर से बेघर हुए हैं, क्या उन तक कोई
इमदाद किसी भी सूबे के हिस्से में पहुंच रही है? गवर्नमेंट की तरफ से सखर और उसके गर्दनवा में कोई किसी किस्म की इजाजत नहीं पहुंची। हाँ, प्राइवेट एनजीओ और ताजिर तबका बहुत मदद कर रहा है अपनी मदद आपके तहत। कराची से भी एनजीओ आ गई हैं, दीगर इलाकों से भी आ गई हैं, सखर की अपनी एनजीओ काम कर रही हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टोटल फेल है, 15-15 दिन से पीने का पानी नहीं है। अब आपको मैं एक मज़ाक़ खेज बात बताऊं कि यहाँ पे स्वीपर्स जो हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले महीने से तनख्वाही नहीं दी है। 15-20 दिन से सिर्फ गार्बेज नहीं उठ सका है। हेप्स ऑफ गार्बेज जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं, वो आप देख सकती हैं। बारिश का पानी तो अपने जगह है कि मोटरें नहीं चल रही या उनके पास बिजली नहीं है, जनरेटर्स हैं तो उनके लिए तेल नहीं है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ अखबारी बयानात हैं। बिल्कुल सही सर। अब हम गालिब साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। जी गालिब साहब, आपको आवाज जा रही है? जी हाँ जी गालिब साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली अब वो वाली सूरत हाल है जहाँ जिसको हम कहते हैं ना कि रेस्क्यू की इस वक्त तो स्टेज है लोगों के लिए। क्या वहाँ लोकल इंतजामिया, सूबाई हुकूमत, पीडीएमए, एनडीएमए अब ये कहीं ग्राउंड पे एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या ये लोगों तक पहुंच रहे हैं? जी, तबाही की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में इस कदर तबाही हुई है कि सूबाई हुकूमत के बस से बात ही निकल चुकी है। वज़ीर आज़म साहब की भी अगर बात की जाए तो वो किला सैफुल्ला आए, किला अब्दुल्ला आए, चमन आए, झलमक्सी आए और उन्होंने जो अपने स्टाइल में कुछ इकदाम होते हैं वो किए, डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया। लेकिन डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली से काम बहुत आगे जा चुका है और तबाही बहुत आगे जा चुकी है। इस वक्त के अगर मैं आदादो शुमार आपके साथ शेयर करूं तो तकरीबन 240 के करीब अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। 27,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, जबकि 2 लाख एकड़ का जो एरिया है, ज़रई अराजी है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह और पनाह हो चुकी है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान और पीडीएमए मीर ज़िया लांगो से जब कल हमने इस बारे में सवाल किया कि एक एस्टिमेटेड नुकसान अगर आप बताएं कि कितना नुकसान हुआ है माली तौर पर, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ डिटेल्स अगर आपको मैं दूं कि महकमा ज़राअत के आदादो शुमार के मुताबिक 50 से 60 अरब रुपए का नुकसान फसलें बह जाने से हुआ है और मकानात गिरने और दीगर नुकसानात का तखमीना अब तक लगाया जा रहा है। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि सूबाई हुकूमत की जो कैपेसिटी थी, चीज उससे कई गुना बाहर निकल गई है और सूबाई हुकूमत के बस में अब कुछ नहीं रहा। वो अपने तय इकदाम तो करते दिखाई दे रहे हैं, पीडीएमए की टीमें भी मौजूद हैं, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस लेवल की तबाही हो चुकी है उस पर काबू पाना अब सूबे के बस से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये सूबा हमेशा से विफाक के भेजे गए पैसों पर इन्हिसार करता है और इसी इन्हिसार के पेश नजर उन्हें इस तबाही का भी सामना करना पड़ रहा है। अब हमने देखा कि विफाकी हुकूमत की तरजीहात जो है वो सिर्फ कैसे पीटीआई और इमरान खान पर काबू पाया जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं है। दूसरी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हम अवामी हलकों में जाते हैं तो वो भी हमसे इस बात की शिकवे शिकायत करते हैं कि जो नेशनल लेवल का मीडिया है वो भी बलूचिस्तान पर उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे। जी गालिब साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेता ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है मुल्क भर में, और उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। आयशा साहिबा, आपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की गुफ्तगू सुनी। अब लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक इमीडिएट रेस्क्यू फेज़ है, यू नो, एक अब लंबा प्रोसेस होता है इस तरह की जब तबाही होती है मुल्क में, मगर अब लगता ये है कि जैसे रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए भी हमारी इंतज़ामिया ख़ास तौर पे लोकल लेवल पे तैयार नहीं थी। क्या हम ये कहें कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि लोकल लेवल पे बिल्कुल गवर्नमेंट मशीनरी बची ही नहीं टू डील विद इट, या आपके ख्याल में मसला कहाँ है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि लोकल इंतज़ामिया जो है वो अनप्रिपेयर्ड थी अगर ये पहली दफ़ा ये डिज़ास्टर्स इस तरह के हो रहे हों, लेकिन ये डिज़ास्टर्स पहले भी होते रहे। तो मेरा ख्याल है कि जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है तो किसी वजह से बनाई गई होगी, आपने कुछ एंटिसिपेट किया होगा कि डिज़ास्टर्स
किस किस्म के होंगे। दूसरी ये चीज़ है कि हमने जब एडेप्टेशन फ़ंड के लिए ग्लोबल क्लाइमेट फ़ंड से या हम जब कॉप की नेगोशिएशंस में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 7 से 14 बिलियन डॉलर्स एनुअली चाहिए, तो हमने उसको किसी चीज़ पे बेस बना के किया होगा ना कि ये हमें अडेप्ट करने के लिए ये काम करने। तो अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा तो ना मिला ना कभी मिलेगा, तो उसके लिए आप कुछ तो स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं तो आप कम से कम जो लोकल आबादी है उसके लिए जो आप कहते हैं कि अगर कोई हादसा हुआ, चाहे वो अर्थक्वेक का हुआ, चाहे वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर हुआ, जैसे तो 2010 के फ्लड्स जैसे 2010 के फ्लड्स थे, तो आप लोगों को किस लोकेशन पे लेके जाएंगे? आपने कुछ ऐसे स्कूल्स रखे हुए हैं, यहाँ तो स्कूल्स भी बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्लाइमेट प्रूफ नहीं है, तो कहीं भी, और जो CBDM कहते हैं क्लाइमेट बेस्ड कम्युनिटी मैनेजमेंट या रिस्पॉन्स चीज़ें, तो इनको एक दफ़ा जाके एक लेक्चर दे देने से तो इनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती। तो कोई चीज़ जो है ना उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेके नहीं चलते। तो मैं तो इसको ओवरऑल गवर्नेंस फेलियर कहूंगी कि क्लाइमेट गवर्नेंस की तरफ हमने कभी सीरियसली तवज्जो नहीं दी। इस पे लिप सर्विस हमने पे की है ज़रूर, लेकिन काम जो करने की ज़रूरत है एक स्ट्रक्चर्ड, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से, जहाँ कोऑर्डिनेशन हो, जहाँ कोलैबोरेशन हो, जहाँ कम्युनिटीज़ के साथ आप मिल के करें, वो हमने नहीं किया। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इतना पैसे की ज़रूरत नहीं होती, एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है। प्लानिंग, हमारी प्लानिंग ही नहीं है जी। अब हमें ज्वाइन किया तासिर सुबहानी साहब ने, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ मुल्तान, उनसे हम जनूबी पंजाब के हवाले से भी मालूम करेंगे। वेलकम टू द शो तासिर साहब। जी सर, बताइए जनूबी पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन से इलाके खास तौर पर मुतासिर हुए हैं? जी आरफा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब में खास तौर पर जो डेरा गाजी खान डिवीजन है, जिसमें जिला राजनपुर और डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा शरीफ, यहाँ पर जो है सैलाब ने जो है वो तबाही मचा दी है। मैं आपको बताऊं कि मुसलसल बारिशें भी होती रही हैं कोह सुलेमान से, और रोद कोहियों के जरिए जो पानी पहुंचा है उसने तोंसा में जो है वो शदीद किस्म की तबाही मचाई। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जो है उसका जो शहरी इलाका है, जिसमें फाजिलपुर, जामपुर, ये शहरी इलाका था तमाम तर, वहां पर भी पानी जो है वो इस वक्त भी मौजूद है, और सैलाब जो है वो मुसलसल बारिशें जो है वो हो रही हैं और मजीद तबाही फैल रही है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि राजनपुर शहर को तो बचा लिया गया है, कट लगाकर पानी को जो है वो दूसरे रास्तों से गुजारा गया था, लेकिन जो तोंसा की हालत है इस वक्त वो बहुत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। वहां पर बताया यही जा रहा है कि जो डेरा गाजी खान डिवीजन है, यहाँ पर 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं इस सैलाब से। ज्यादातर इन लोगों का जो है वो गुजर बसर जो है वो ज़राअत से वाबस्ता था, इनके माल मवेशी जो हैं वो भी पानी की नजर हो चुके हैं, जबकि जो मवेशी बच गए हैं उनकी ये हालत है कि उनके खाने के लिए जो है वो वहाँ पर चारा दरकार नहीं है, वो भी जो है वो इंसानों के साथ साथ जो है वो जानवरों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन दूसरी जानब अब जो है वो इंतजामिया जो है वो हरकत में आई है, और वहाँ पर जो है वो अब इमदादी सामान पहुँचाने के लिए जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन जिस कदर ये तबाही फैली है वो जो है वो इस कदर है कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर इंतजामिया भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ये कोह सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, वहां से रोड कोहियां आई हैं कि वहां पर 8 दिन तक जो फोर्ट मंडलू है, बिल्कुल जो सही, जनूबी पंजाब का मरी भी कहलाता है, वहाँ पर 8 रोज तक जो है वो रोड बंद रही है। बलोचिस्तान से आने वाले जो भी सामान थे, ट्रक थे, वो वहाँ पर फंस के रह गए थे। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब से तमाम तर राब्ता मुनक़ता होने के बायस जो है वो मुल्तान में जो दीगर शहर हैं वहां पर भी महंगाई है, सब्जियां यहाँ पर नहीं जी पहुंच बिल्कुल सकती। जी खालिद साहब, वेरी क्विकली, आपने पहले भी जिक्र किया था कि सूबाई हुकूमत के बस से बाहर है ये सूरत हाल, तो अब तक वफाकी हुकूमत की तरफ से, NDMA की तरफ से किस किस्म की इमदाद जो है वो पहुंची है बलोचिस्तान, या किन इलाकों में वो काम कर रहे हैं? पाक फौज का भी जिक्र कीजिएगा। जी, रेस्क्यू इदारे दीगर और NDMA, पाक फौज, FC, ये तमाम लोग जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ तो है। NDMA की जानिब से जो इमदाद की जा रही है उसमें खेमे भेजे जा रहे हैं, इसके अलावा वाटर कूलर भेजे जा रहे हैं, और जो दीगर सामान है वो भी भेजा जा रहा है, जिसमें फूड पैकेजेस की एक बड़ी तादाद है वो भी भेजी जा रही है। लेकिन अलमिया ये है कि लोगों को खेमे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है कि लोग खेमों में रह नहीं सकते।
अब इसकी सूरत हाल एक ये हो सकती है कि लोगों को रेस्क्यू करके अगर करीबी ऊंची इमारतों में मुंतकिल किया जाए तो ये एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि हम अक्सर जब लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमें खेमे फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन खेमे जब फराहम किए गए हैं तो बारिश दोबारा होती है और वही सूरत हाल होती है कि वो अपने खानदानों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने और अद्वियात की शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा हो गई है, न सिर्फ कोयटा में बल्कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला इस वक्त ऐसे हैं जहां पर खाने पीने के जो वसाइल हैं और जो चीजें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, उनमें काफी किल्लत हुई है और जो शहरी हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएमए की जानिब से तमाम तर जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं, पर वो इस कदर बेहतर नहीं है कि जिससे आवाम को फायदा हो सके। बिल्कुल सही अब सूरत हाल ये है कि आवाम का यही मौकिफ है कि हुकूमत को जल्द अज जल्द रिलीफ के हवाले से कोई मौसर पॉलिसी तरतीब देने की जरूरत है, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस तो ले सके कम से कम। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तासिर सुबहानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें तफसील बताई। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आयशा खान साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जो सैलाब की सी सूरत हाल है मुल्क भर में, और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान साहिबा, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। जी आयशा साहिबा, ऑब्वियसली इस वक्त तो हम इमीडिएट रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, लोगों को महफूज कैसे रखना है, मगर महफूज रख भी लिया तो मसले यहाँ ख़त्म नहीं होंगे। अभी तो सेहत के मसाइल होंगे, उसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं नुकसानात हैं, चाहे वो इकॉनमी के हों, चाहे वो सेहत के हवाले से हों, चाहे गुर्बत के हवाले से हों, आप उन पे रोशनी डालेंगी? देखिए, जो सिचुएशन है ना वो बहुत डेस्परेट भी है, बहुत डेंजरस भी है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा जो थ्रेट्स हैं उनको समझते हैं कि एक्सटर्नल एग्रेशन होगी तो वो एक थ्रेट है, लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के नीचे होंगे, ये हमें अंदर से इम्प्लोड करवा देंगे, क्योंकि हम इस पे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी हमें देनी चाहिए। हम पिछले 2010 को ही अगर आप बेंचमार्क ले लेंगे, उस वक्त जब सैलाब आया था हमने उससे क्या लेसन्स लर्न किए, तो उसके बाद अर्थक्वेक उससे पहले हम भुगत चुके थे 2005 में, तो हमने इनसे क्या लेसन सीखे हैं कि हम कितनी अपने लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को किस हद तक रखें। तो वो जो चीज़ है जो मैं आपको कह रही थी ना कि जो हमारी प्लानिंग है उसमें हमने इसको फैक्टर नहीं किया सीरियसली। ज़बानी जमा खर्च या पॉलिसी की हद तक हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमने इस पे एक्चुअली काम नहीं किया। आप देखें, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हैं, इसमें आर्मी हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का काम करती हैं। उन्होंने तो रिलीफ रेस्क्यू कर दिया, लेकिन रिहेबिलिटेट करना उनका काम नहीं है। इतने ज़्यादा लोग जब मुतासर होंगे तो जाहिर है आपका सोशल डिसऑर्डर भी होगा। इतने ज़्यादा लोगों के जो मकान चले गए, जो जानवर उनके मर गए, या उनकी जो लाइवलीहुड के सोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, तो कितना अनरेस्ट होगा। जब सोशल अनरेस्ट होगा तो वो एक विशस साइकिल होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट और जनरेट होगी, और उसकी वजह से शहरों पे भी दबाव बढ़ता है, जो एग्जिस्टिंग शहर है बिल्कुल बढ़ता है। आप देखें कि कराची का या एग्जांपल ले लीजिए ना, कि कराची में जितनी पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुई है वो इसी वजह से कि हमने रूरल डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं दी, हमने अर्बन डेवलपमेंट पे तवज्जो दी है। तो सारे लोग अब रूरल से उठ के अर्बन की तरफ आना शुरू हो गए, और अर्बन में प्लानिंग नहीं है, लैंड जोनिंग नहीं है कि कहाँ मकानात बनाए जाएं, कहाँ डेवलपमेंट। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने सारे उनके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे उन पे कंस्ट्रक्शन करके, और जो चैनल्स थे जो लियारी या मलीर में जाके डंप होते थे उनको आपने चोक कर दिया। तो जब बारिशें नहीं हुई तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कितनी सॉलिडिफाई हो गया है ये वेस्ट। जब बारिशें हुई तो उनको रास्ता नहीं मिला, तो फ्लडिंग तो फिर होगी। तो जो ओवरऑल नुकसान होता है इस चीज़ का वो कहीं ज़्यादा है, उसकी भी असेसमेंट और एस्टिमेशन हम कर लेते हैं। आजकल हम कहते हैं कि पाकिस्तान को $3.79 बिलियन के इकोनॉमिक लॉसेस होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर ये सब जानकारी हमारे पास है कि हमें एडेप्टेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, हमारे लॉसेस कितने होंगे, तो उसके साथ फिर हमें कुछ मैचिंग एक्शंस भी लेने की ज़रूरत है कि ये अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। अब ये अगले साल क्या होगा, हॉटस्पॉट्स होंगे या फिर बारिशें होंगी, और बारिशों में आप देखें कि रिवराइन फ्लड्स भी हैं, फ्लैश फ्लड्स भी हैं, ग्लॉफ्स भी हैं,
ये सारी चीज़ें हैं, मॉनसून रेन्स की प्रेसिपिटेशन से भी फ्लडिंग है, तो ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो नहीं संभाल सकता। तो हमें अपने प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए जिसमें हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी हो रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग मुतासिर भी होंगे। उसी की वजह से तामीरात भी हैं, उसी की वजह सारी से चीज़ आप अगर आप उस तरह देखें तो अगर आपकी पॉपुलेशन इस वक्त आधा होती तो शायद आपके जो रिसोर्सेज हैं आपके पास ज़्यादा होते, और इससे आपका एक पूरा जनरेशनल लॉस हो जाता है, क्योंकि जब आपकी एजुकेशन इम्पैक्ट हो जाती है, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो जाती है। ऑलरेडी आप देखें कि ये जितने लोग हैं मुतासर हो रहे हैं, और जो नहीं भी हो रहे, आपकी वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है, और न्यूट्रिशन भी आपकी इम्पैक्ट। अभी आपने सुना कि आपके वो रिपोर्टर्स कह रहे थे कि खाने पीने के लोगों के पास अशिया नहीं है, तो अब ऑलरेडी हमारे जो है वो 38% स्टंटिंग का है। तो अगर वो रेट ऑफ स्टंटिंग भी बढ़ जाएगा तो आपका ह्यूमन कैपिटल पहले ही इतना ख़राब है, वो और भी बदतर हो जाएगा। तो फिर हम इस मुल्क को किसके सहारे पे लेके आगे चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।